दोपहर का समय था। रमेश और राधा एक वृक्ष के नीचे काफी देर से बैठे हुए आराम कर रहे थे। रमेश आसमान की ओर देखकर अपनी पत्नी राधा से बोला, अब हमें केशव नगर के राज्य की ओर रवाना हो जाना चाहिए। हमें आराम करते हुए काफी देर हो गई है। आप सही कह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। राधा और रमेश उठकर खड़े हो गए। दरअसल वह दोनों विजयनगर राज्य से केशवनगर राज्य की ओर जा रहे थे, मगर रास्ते में राधा को थकान न होने लगी। इसीलिए वह दोनों कुछ देर आराम करने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठ गए थे। वह दोनों वहां से जाने वाले थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक युवक की आवाज टकराई, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल नीली पीली हरी बैंगनी और गुलाबी रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल नीली पीली हरी गनी और गुलाबी। उस जंगल में आवाज सुनकर रमेश और राधा दोनों पूरी तरह से चौंक पड़े। वह दोनों आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक युवक उनकी ही ओर चला आ रहा था। कुछ देर में वह युवक हाथ में गठरी पकड़े उनके पास आकर खड़ा हो गया। रमेश उस युवक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम सोहम है और मैं एक चूड़ी वाला हूं। मैं गांव गांव और अलग अलग राज्यों में जाकर चूड़ियां बेचता हूं। चूड़ियों का नाम सुनकर रमेश की पत्नी राधा की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो तुम चूड़ियां बेचते हो? हाँ, क्या आप चूड़ियां खरीदें? तभी रमेश सोहम की ओर देखकर बोला, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कनिष्क जंगल की दिशा से आ रहे हो। जहां तक मैं जानता हूं तो कनिष्क का जंगल तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मैं एक व्यापारी हूं। कनिष्क जंगल का रास्ता दूसरे राज्यों तक जाने के लिए आसान है। जैसे कि अगर हमें विजयनगर कनिष्क जंगल से होते हुए निकले तो हमें केवल 2 दिन का समय लगेगा। और रहा सवाल जंगल के खतरनाक होने का, तो कौन सा जंगल खतरनाक नहीं होता। हर जंगल में जंगली जानवर और खूंखार शेर तो मिल ही जाते हैं। वैसे तुम जा कर रहे हो? फिलहाल तो मैं केशव नगर राज्य चूड़ियां बेचने के लिए जा रहा हूं। मैंने सुना है राजा विक्रम की पत्नी और उनकी दोनों पुत्रियों को चूड़ियां पहनने का बहुत ही शौक है। रमेश मुस्कुराते हुए सोहम से बोला, फिर तो अच्छा हुआ हम तुम्हें मिल गए। क्या मतलब? राजा विक्रम अपने महल में किसी बाहरी राज्य के व्यापारी का प्रवेश पसंद नहीं करते। लेकिन अगर तुम राजा विक्रम और उनकी पुत्री को यह चूड़ियां बेचना चाहते हो तो तुम हमारे साथ हरियापुर गांव चलो। हरियापुर गांव में हर वर्ष हरियापुर गांव की सुंदर झील के किनारे एक मेला लगता है, जहां विक्रम अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों के साथ हर वर्ष उस मेले में आते हैं। मगर उस मेले में भी किसी बाहरी व्यापारी को कोई भी सामान बेचने की इजाजत नहीं है। अगर तुम उस मेले में जाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम राजा विक्रम और उनके परिवार से आसानी से मिल सकते हो। और मेले में जाने के लिए तुम्हें हरियापुर गांव के मुखिया से मिलना होगा, क्योंकि हरियापुर गांव का मुखिया राजा विक्रम का बहुत ही खास व्यक्ति माना जाता है। तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते? यह सुनकर सोहम चूड़ीवाला खुश हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों के साथ हरियापुर गांव जाने के लिए तैयार हूं। सोहम की बात सुनकर रमेश और राधा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और सोहम उन दोनों के साथ साथ हरियापुर गांव की ओर चलने लगा। कुछ ही देर में वह तीनों हरियापुर गांव के मुखिया के दरवाजे पर खड़े हुए थे। मुखिया अपने घर के बाहर ही टहल रहा था। मुखिया रमेश और उसकी पत्नी राधा को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे रमेश, हो आए। विजयनगर कैसी रही मौसी की बिटिया की शादी? भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा। मुखिया जी, तुम्हारे साथ यह नौजवान कौन है? इस नौजवान को तो मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम सोहम है। ये चूड़ियां बेचने का काम करता है। स्वयं को सोहम चुड्ढी वाला कहता है कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये बेचारा महाराज विक्रम के परिवार को चूड़ियां बेचना चाहता है। अब तुम कह रहे हो तो फिर तो अच्छा ही व्यक्ति होगा। 3 दिन बाद हमारे गांव में मेला लगने वाला है। महाराज विक्रम अपनी पत्नी और दोनों पुत्री के साथ मेले में आएंगे, तुम वहीं पर उनसे मिल लेना। तभी सोहम मुस्कुराते हुए मुखिया से बोला, लेकिन रमेश भैया बता रहे थे कि उस मेले में आपकी इजाजत के बगैर दूसरे राज्य का कोई भी व्यापारी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा, लेकिन अब तुम रमेश के साथ आए हो तो तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं। तब तक
तुम मेरे घर पर अतिथि बनकर रुक सकते हो। आखिर मैं गांव वालों का मुखिया हूं। दूसरे राज्य का आने वाला हर व्यापारी मेरा अतिथि ही है। मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और वह अपनी गठरी से कुछ सुंदर चूड़ियां निकालकर राधा को पकड़ा हुआ बोला, आपने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट, इन्हें रख लीजिए। सुंदर चूड़ियों को देखकर राधा खुश हो गई और अपने पति रमेश के साथ वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गई। सोहम मुखिया के घर पर ही बनक कर रहने लगा। 3 दिन बाद मुखिया सोहम से बोला, चलो हमारे हरियापुर झील के किनारे मेला लग चुका है। सोहमा मुखिया के साथ झील के किनारे लगे हुए मेले चला गया। यह सोहम ने देखा कि मेला बहुत ही सुंदर लगा था। तभी मुखिया उंगली से एक और इशारा करते हुए सोहम से बोला, सोहम वो देखो, सामने महाराज अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों के साथ खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में मुखिया राजा विक्रम के सामने खड़ा हुआ था। राजा विक्रम मुखिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो मुखिया महाराज, आपके शासन में सभी अच्छे हैं। राजा विक्रम सोहम की ओर देखकर गौर से बोला, यह कौन है महाराज? एक चूड़ी का व्यापारी है, इसका नाम सोहम है। यह चूड़ियां बेचता है। यह आपको चूड़ियां बेचना चाहता था, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं था कि आपके महल में किसी बाहरी राज्य के किसी व्यापारी का प्रवेश निषेध है। चूड़ियों का नाम सुनकर राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मिणी और उसकी दोनों पुत्रियों चंद्रलेखा और सुलेखा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कौन कौन से रंग की चूड़ियां हैं तुम्हारे पास? राजकुमारी, मेरे पास सभी रंगों की चूड़ियां हैं। तो फिर देर किस बात की है? सो हम चूड़ी वाले जल्दी से अपनी कटरी खोल दो और हमें चूड़ियों के दर्शन कराओ। सो हमने तुरंत अपनी गठरी खोल दी और रंग बिरंगी चूड़ियां रानी रुक्मिणी और उनकी 2 नौ पू को दिखाने लगा। रुक्मिणी लाल रंग की चूड़ी की ओर देखकर बोली, मुझे तो यह लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है और मुझे पीली वाली चूड़ियां बहुत पसंद है। सो हमने लाल पीले रंग की चूड़ियां राजकुमारी सुलेखा और रानी रुक्मिणी के हाथों में पकड़ा दी, मगर चंद्रलेखा सभी चूड़ियों को बहुत गौर से देख रही थी। चंद्रलेखा को चूड़ियों की तरफ गौर से देखता हुआ देख मैं बड़े ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ चंद्रलेखा से बोला, क्या हुआ राजकुमारी? लगता है आपको मेरी चूड़ियां पसंद नहीं आई। तुम्हारी चूड़ियां तो अच्छी है, परंतु मेरे एमना को नहीं भा रही। सोहम अपनी जेब से एक सुनहरे रंग की कांच की सुंदर चूड़ी निकालकर चंद्रलेखा को दिखाता हुआ बोला, यह कैसी लग रही है? यह चूड़ी तो वाकई बहुत सुंदर है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने हाथों से इसे आपकी कलाई में पहना सकता हूं? सोहम की बात सुनाकर राजा विक्रम और उसकी पत्नी बुरी तरह से चौंक पड़े। वह कुछ कहने ही वाले थे कि तभी चंद्रलेखा चहकती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं। सोहम ने तुरंत अपने हाथों से चंद्रलेखा को वह दोनों चूड़ियां पहना दी। चूड़ियां पहनाकर सोहमा राजा विक्रम से बोला, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए महाराज। तुमने हमारे परिवार को जो चूड़ियां दी है उनकी कीमत तो बताओ महाराज। महारानी और आपकी दोनों पुत्रियों ने मेरी चूड़ियां पसंद की और राजकुमारी चंद्रलेखा ने मेरे हाथ से चूड़ी पहनी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर सोहम मुखिया को चूड़ियों की गठरी देता हुआ बोला, मुखिया जी, ये चूड़ियां आप अपने गांव में सभी स्त्रियों को बांट दीजिए। यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। आपने मुझे अपने घर में 3 दिन अतिथि के रूप में रखा, मेरा बहुत ख्याल रखा। इतना बोलकर सोहम बड़ी ही तेजी से वहां से चला गया। सोहम के जाते ही राजा विक्रम मुखिया से बोला, बड़ा ही विचित्र व्यापारी था, सही कहा महाराज। यूं कहा जाए कि यह बड़ा ही रहस्यमय चूड़ी वाला था तो गलत नहीं होगा। सारी चूड़ी या मुफ्त में ही दे गया। इतना बोलकर मुखिया गठरी लेकर वहां से चला गया और मेले में आई हुई सभी स्त्रियों को चूड़ियां बांट दिया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गया। संगीत। अगली सुबह राजा विक्रम अपने दोनों पुत्रियों और पत्नी सहित राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी मंत्री जगन्नाथ चौक हुए रानी रुक्मिणी से बोला, महारानी, आपकी चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कि बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए उसे सारी घटना बताते हुए
बो, ला, मंत्री जगन्नाथ, यह चूड़ियां कल एक बहुत ही रहस्यमय चूड़ी वाले ने मेरी पत्नी और मेरी दोनों पुत्रियों को भेंट की है। यह सुनकर मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा और वह चंद्रलेखा की कलाई को बहुत गौर से देखता हुआ राजा विक्रम से बोला, महाराज, महारानी रुक्मिणी और राजकुमारी सुलेखा के हाथ में चूड़ियां तो साधारण लग रही है, परंतु राजकुमारी चंद्रलेखा ने जो चूड़ियां पहनी हुई है वो चूड़ियां तो देखने में ही बड़ी अद्भुत लग रही है। महाराज, मुझे लगता है कि आप इन दोनों चूड़ियों को बहुत ही गौर से देखें। क्या यह चूड़ियां आपको जानी पहचानी नहीं लगती? मंत्री जगन्नाथ था की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और राजकुमारी सुलेखा के हाथ में उन दो चूड़ियों को बहुत ही गौर से देखते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। मंत्री जगन्नाथ राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथों में दो चूड़ियां बिल्कुल उस चूड़ी से मेल खाती है जो मैंने अपने हाथ में पहन रखा है। महाराज, लगता है आपका ध्यान कहीं भटक गया था। आपको उस रहस्यमय चूड़ी वाले से चूड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। मंत्री जगन्नाथ ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की हाथ की चूड़ी बुरी तरह से चमकने लगी। अगले ही पल राजकुमारी चंद्रलेखा उसी रोशनी में वहां से गायब हो गई। यह देखकर राजा विक्रम चौक में पड़ा। तभी राजकुमारी सुलेखा और महारानी रुक्मिणी चीखने लगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और अब मैं भी कुछ नहीं देख पा रही। पिताजी, यह देखकर राजा हैड बढ़ा गया। तभी हरियापुर गांव का मुखिया दौड़ते हुए राजमहल आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया? महाराज, कल सोहम चूड़ी वाले की जो चूड़ियां मैंने जिन जिन गांव की औरतों को भेंट की थी, उन सभी औरतों को अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। उन्हीं चूड़ियों में मेरी पत्नी ने भी कुछ चूड़ियां पसंद की थी, वो भी अंधी हो गई। आखिर उस चूड़ी वाले का क्या रहस्य है? हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। चलो। मंत्री जगन्नाथ इतना बोलकर राजा विक्रम मुखिया और मंत्री जगन्नाथ के साथ महल के बाहर निकल गया। राजा विक्रम महल के बगीचे तक पहुंचा ही था कि तभी वहां पर राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार संजीव आ पहुंचा। संजीव, जो कि कुछ दिनों के लिए किसी महत्वपूर्ण काम से राज्य से बाहर गया था, अपने पिता को चिंतित अवस्था में देखकर वह चौंक हुए बोला, क्या हुआ पिताजी? राजा विक्रमराव जो कुमार को सारी घटना बताते हुए बोले, उस चूड़ी वाले की चूड़ी जिस स्त्री ने पहनी वह अंधी हो गई। रानी रुक्मिणी और राजकुमारी सुलेखा को भी दिखाई देना बंद हो गया और राजकुमारी चंद्रलेखा की चूड़ी से एक रहस्यमय रोशनी निकली और राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक वहां से गायब हो गई। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह से आश्चर्य में फैल गया और मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, यह तो बहुत ही रहस्यमय मामला लगता है। आखिर वह चूड़ी वाला कौन था? इतना बोलकर राजकुमार संजीव मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, उस चूड़ी वाले को आप ही पिताजी के पास लाए थे। वह चूड़ी वाला आपके संपर्क में कैसे आया राजकुमार? उस चूड़ी वाले को मेरे गांव के रहने वाले रमेश और राधा लेकर आए थे। मुझे लगा कि वह एक साधारण चूड़ी वाला ही होगा जो कि राज परिवार को अपनी चूड़ियां बेचना चाहता है। मैं तो यही सोचकर इस चूड़ी वाले को हरियापुर गांव के मेले में लाया था। कुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चूड़ी वाले का रहस्य पता लगाकर रहूंगा। मेरी बहन चंद्रलेखा चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे ढूंढकर लेकर मैं महल में आऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार कुछ सोचकर मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जी, पिताजी ने बताया कि चंद्रलेखा ने हाथ में जो चूड़ी पहनी थी उस चूड़ी से रोशनी निकली और चंद्रलेखा उसमें गायब हो गई। इसका मतलब उस रहस्यमय वाले ने राजकुमारी चंद्रलेखा को कोई विचित्र चूड़ी ही दी थी और उसने उस चूड़ी को स्वयं चंद्रलेखा को पहनाया भी था। क्या बता सकते हैं कि वह चूड़ी दिखने में कैसी थी? मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम की कलाई की ओर देखकर राजकुमार से बोला, महाराज, जिस रंग का कड़ा पहने हुए हैं वह चूड़ी उसी रंग की दिख रही थी। राजकुमार तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, अपने कड़े को मुझे दे दीजिए। राजा विक्रम ने अपना कड़ा उतार कर राजकुमार संजीव को पकड़ा दिया। राजकुमार मुखिया से बोला, मुखिया जी,
आइए मेरे साथ। कहाँ सबसे पहले मैं रमेश और उसकी पत्नी से पूछताछ करूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठ गया और मुखी या उसके घोड़े पर पीछे बैठ गया। कुछ ही देर में राजकुमार समजीव रमेश की झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमार मुखिया के साथ रमेश के घर के अंदर आ पहुंचा। रमेश की पत्नी, जो कि अंधी हो चुकी थी, फूट फूट कर रो रही और रमेश अपना सर पकड़े हुए बैठा था। राजकुमार रमेश से बोला, रमेश, उस चूड़ी वाले को तुम मुखिया के घर पर क्यों लेकर आए थे? मुझे बताओ, वह चूड़ी वाला तुम्हें कहाँ मिला था? मैं विजयनगर से केशव नगर आ रहा था। कनिष्क जंगल की सीमा पर हम दोनों पति पत्नी एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वह चूड़ी वाला कनिष्क जंगल के अंदर की ओर से आया था। यह सुनकर राजकुमार संजीव बुरी तरह से चौंक हुआ। बोला, कनिष्क का? लेकिन ना, वह तो बड़ा ही भयावह जंगल है। उस समय मेरा माथा ठनका तो था और मैंने सोहम चूड़ी वाले से पूछा भी था, लेकिन उसने इतनी सरलता से मेरा दिमाग घुमा दिया कि मुझे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। रमेश की बात सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, इसका मतलब यह है कि वह रहस्यमय चूड़ी वाला कनिष्क के जंगल से ही आया था। मुझे इस चूड़ी वाले को वहीं तलाशना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार रमेश के घर से बाहर निकल आया और अपने घोड़े का रुख सीधे कनिष्क जंगल की ओर कर दिया। राजकुमार आधे दिन तक अपना घोड़ा कनिष्क की जंगल के गहराइयों में दौड़ा रहा। उस जंगल के चारों ओर भयंकर कोहरा छाया हुआ था। उस जंगल को देखकर राजकुमार संजीव अपने आप से बोला, यह तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। अजीब बात यह है कि अभी तक इस जंगल में मुझे एक भी जंगली जानवर देखने